वाह क्या आईपीओ है। आईपीओ बाजार से जुड़े आपके जो भी प्रश्न हो आप इस सेगमेंट में हमारे साथ पूछ सकते हैं, वाह क्या आईपीओ है में। और इसके साथ साथ इस सेगमेंट के अंदर आईपीओ बाजार से जुड़ी तमाम छोटी बड़ी खबरें जो होती हैं, उनका असर जो क्या हो सकता है, इन तमाम चीज़ों को हम कवर करने की कोशिश करते हैं। इसके अलावा ग्रे मार्केट प्रीमियम क्या चल रहा है, ब्रोकर्स क्या कह रहे हैं, हमारे एक्सपर्ट क्या कह रहे हैं, एक पूरा 360 डिग्री व्यू आपको देने की कोशिश होती है। मैनेजमेंट की सोच क्या है अपनी विस्तार योजनाओं को लेकर के, ये भी बताते हैं, ताकि आपको अपना निर्णय करने में कि पैसे लगाने हैं या नहीं उस पर मदद मिल सके। हर रोज़ की तरह हमारे साथ शौर्य हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं और साथ ही साथ हमारे साथ एक खास मैनेजमेंट भी जुड़ चुकी है। हमारे साथ हसीम खान साहब मौजूद हैं और आज से एसएमई का एक आरईआईटी का प्रॉपर्टी शेयर के नाम से आईपीओ आज से शुरू हुआ है। सबसे पहले हसीम साहब बहुत बहुत स्वागत आपका और बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको आईपीओ के लिए। सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका शो में बुलाने के लिए। जी सर। आईपीओ लिस्टिंग आज स्टार्ट हो गई है, सब्सक्रिप्शन आज से शुरू हुआ है, 3 दिन जी के लिए ओपन है। जी प्राइस बैंड 10 लाख से 10 लाख मैं 50 सर हजार। इस पर आपसे जो है डिटेल में थोड़ा सा समझने की कोशिश करूंगा, लेकिन ज़रा थोड़ी जानकारी शौर्य से ले लेते हैं कि आपकी कंपनी किस तरह के कारोबार में है और उसके बाद से फिर सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करते हैं। शौर्य बताइए जरा एसएमई क्षेत्र के लिए एक नई अब चुनौती आई है, क्योंकि अब एसएमई क्षेत्र को लेकर के नियम थोड़े से सख्त हुए हैं, ऐसे में ये आईपीओ आया हुआ है। बताइए कंपनी पहले किस कारोबार में है, क्या कुछ करती है? जैसे कंपनी की बात करें तो कंपनी जो है एक रीट है ना, मतलब रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। इनका मेन काम होता है किसी स्पेसिफिक रियल एस्टेट के प्रोजेक्ट में पैसा लगाना और फिर उससे जो पैसा मिलता है वो बेसिकली वो फिर डिविडेंड्स के तौर पर अपने इन्वेस्टर्स को वापस देते हैं। और अगर स्पेसिफिकली इसकी बात करें तो प्रॉपर्टी शेयर का रेट तो 2 से 4 दिसंबर तक खुलेगा। प्राइस बैंड है इसका 10 लाख से लेकर 10,50,000, यानी हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल और क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशन बायर्स के लिए ही ये है मेनली। और आईपीओ से टोटल 352 करोड़ रुपये जुटाने को देख रहे हैं, तो पूरा ही फ्रेश इशू है क्योंकि वो खरीदने के काम आएगा। और इसका बेसिकली यूज़ होगा, इनका एक प्रोजेक्ट प्लेटिना करके एक कमर्शियल प्रॉपर्टी है, उसे एक्वायर करने के लिए एक स्पेशल पर्पस व्हीकल बना है और उसके लिए ये पैसा लिया जा रहा है। तो चलिए अब सीधे खान साहब को स्क्रीन पर लेकर के आते हैं। हसीम साहब ज़रा थोड़ा सा अपने कामकाज करने के तरीके को समझाइए, क्योंकि अभी भी भारत के अंदर जो लोग निवेश कर रहे हैं उनको शायद रीट के बारे में उतनी जानकारी नहीं है। शेयर बाज़ार लोग आसानी से समझते हैं, बाकी बिजनेसेस को समझते हैं। अपने जो आपका काम करने का तरीका है, आप जिस क्षेत्र में काम कर रहे हैं उसके बारे में थोड़ी सी डिटेलिंग अगर आप बता सकें। जी, पहले तो थोड़ा इसमें मैं ये क्लैरिफाई कर दूं कि एक कंपनी का आईपीओ नहीं है, ये एक स्कीम का आईपीओ है। रीट एक ट्रस्ट है जिसके अंडर मल्टीपल स्कीम्स पॉसिबल हैं। ओह। ये एसएम रीट का रेगुलेशन सेबी मार्च में लेके आई। ये होता ऐसे है कि एक प्रॉपर्टी या कुछ प्रॉपर्टीज आइडेंटिफाई होती हैं 50 करोड़ से 500 करोड़ के बीच में, एक स्कीम लॉन्च होती है। वो स्कीम में इन्वेस्टर्स निवेश कर सकते हैं, वो पैसा उस प्रॉपर्टी को एक्वायर करने के लिए यूज होता है, उस प्रॉपर्टी का रेंट इन्वेस्टर्स को डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो टिपिकल आईपीओ जो कंपनी का होता है उसमें कंपनी का सेल्स ग्रोथ, ईपीएस एक्सेट्रा जो देखते हैं, वो इस केस में काफ़ी डिफरेंट है। ये एक रियल एस्टेट एक्विजिशन के लिए स्कीम का आईपीओ है। तो ये तो एक बड़ा डिफरेंस है। ये अब इम्पोर्टेंट इसमें ये है कि कौन सी प्रॉपर्टी है, कहाँ है, किस प्राइस पे और कितना यील्ड मिलेगा इसमें। तो ये प्रॉपर्टी बेंगलोर में आउटर रिंग रोड में है। प्रेस्टीज टेक प्लैटिना प्रॉपर्टी का नाम है। उसमें 6 फ्लोर्स एक्वायर करेंगे हम लोग इस स्कीम के थ्रू। रेंटल यील्ड जो डिस्ट्रीब्यूट होगी वो 9% होगी प्री टैक्स, 8.2 पोस्ट टैक्स पहले साल के लिए। 4.6 इयर्स का लॉक इन है, 9 साल की लीज है टोटल। यूएस आईटी कंपनी है टेनेंट वहाँ पे, जिसके 15,000 से ज़्यादा एम्प्लॉयज़ हैं। लोकेशन काफ़ी अच्छी है, बेंगलोर का सबसे बड़ा ऑफिस मार्केट है, आउटर रिंग रोड। तो इन्वेस्टर्स जो पोटेंशियली इवेलुएट कर रहे हैं उनको ये देखना चाहिए कि ये प्रॉपर्टी जिस लोकेशन में है उसमें उनको लगता है कि इसका ग्रोथ का चांस है कि नहीं, ना कि एक नॉर्मल आईपीओ या कंपनी की तरह इवेलुएट करना चाहिए इसको। ये सर आपसे समझना चाहेंगे, ये जो जिस स्कीम का आप लोग लेकर के आए पीओ, ये इससे पहले बहुत कम सुनने को मिलता था कि आईपीओ के माध्यम से आकर के जो है वो रकम जुटाई जाए। ये
मतलब कहाँ से प्रेरणा मिली आपको कि इस माध्यम से जो है रकम जुटाई जाए? ये पहले भी हुआ है। इंडिया में 4 लिस्टेड रीट्स हैं। 2014 में सेबी पहले रीट रेगुलेशन लेके आई, 2019 में पहली रीट लिस्टिंग हुई। जी। अभी मार्च में सेबी ने एसएम रीट का रेगुलेशन एक लेके आई, जो मेन रीट में एक एडिशन है। एसएम रीट स्मॉल एंड मीडियम रीट 50 से 500 करोड़ की स्कीम्स के लिए बनाया है। जो पहले जो 4 लिस्टेड रीट्स हैं वो 500 करोड़ से अधिक स्कीम लॉन्च कर सकती थी। जो अभी तक लॉन्च हुई हैं 4 रीट्स, वो 3,200 से लेके 4,700 करोड़ की स्कीम्स हैं। डाइवर्सिफाइड हैं, बहुत सी प्रॉपर्टीज हैं, कई शहरों में हैं, कई टेनेंट्स हैं। इस केस में ये एक प्रॉपर्टी है और एक टेनेंट है। इसकी यील्ड भी डिफरेंट है। इन्वेस्टर्स को 9% इसमें डिस्ट्रीब्यूशन यील्ड मिलेगी और कैपिटल एप्रिसिएशन भी मिल सकता है पोटेंशियली। जी। तो तो सर ये अगर नया आप नहीं है, थोड़ा चेंज है। सेबी ने पहले से ये किया हुआ है, ये स्कीम्स लॉन्च हो रही हैं जी। और इसमें इन्वेस्टर्स निवेश कर रहे हैं 2019 से। जी सर, आपने बताया कि थोड़ा डिफरेंस है, जैसे ये मेन बोर्ड की रीट नहीं है, इसमें एसएम है, बाकी जो रीट्स हैं वो मेन बोर्ड की हैं। तो सर क्या आप बता सकते हैं कि बेसिकली रूल्स एंड रेगुलेशंस के टर्म्स में या डिविडेंड्स के टर्म में, आपने थोड़ा आइडिया दिया है, लेकिन आप क्या ऑलिब्रेट कर सकते हैं कि बाकी जो मेन रीट्स हैं और जो एसएम रीट्स है कि उसमें रूल्स एंड रेगुलेशंस के टर्म में और डिविडेंड्स के लिए हो गया या फिर कि इन्वेस्टमेंट के हो गया, तो वो किस तरह से बाकी रीट से अलग है आपका जो एसएम रीट है ये? ओके, मैं उस पे आता हूँ। उससे पहले ये एसएम रीट है, एसएमई आईपीओ नहीं है। एसएमई आईपीओ डिफरेंट है, ये स्मॉल एंड मीडियम रीट है। एसएम इसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये 50 से 500 करोड़ के बीच में स्कीम्स हो सकती हैं। 500 से ऊपर नहीं जा सकती स्कीम। मल्टीपल स्कीम्स लॉन्च हो सकती हैं एक ट्रस्ट के अंडर। अब ये कैसे डिफरेंट है बाकी लिस्टेड रीट से? एक तो उनका साइज डिफरेंट है, जैसे मैंने आपको बताया 3,000 से 4,700 करोड़ के बीच में उनका इशू साइज था। इस केस में मिनिमम सब्सक्रिप्शन या प्राइस बैंड 10 लाख से 10,50,000 है। तो डिफरेंट टाइप ऑफ इन्वेस्टर्स को टारगेट किया गया है। कॉन्सेंट्रेटेड इन्वेस्टमेंट है, एक प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर रहे हैं हम लोग, उस केस में वो डाइवर्सिफाइड है। रेंटल यील्ड भी डिफरेंट है। रीट्स की यील्ड तो इन्वेस्टर्स देख सकते हैं क्या है। हमारे यहाँ 9% यील्ड है। रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस अलाउड नहीं हैं, तो हम डायरेक्टली मार्केट से ही खरीद सकते हैं प्रॉपर्टीज फंड रेज करने के बाद, अनलाइक रीट्स। तो ये कुछ मेजर डिफरेंसेस हैं। बड़ा डिफरेंस ये है कि वो इशू साइज उनका काफ़ी बड़ा है। हमारे यहाँ 10 लाख मिनिमम इन्वेस्टमेंट टिकट साइज है और कॉन्सेंट्रेटेड बेट्स हैं ये। एक प्रॉपर्टी या 2 प्रॉपर्टी लिस्टिंग होगी, इसीलिए सेबी ने मिनिमम टिकट साइज भी थोड़ा ज़्यादा रखा है। जी चलिए अब उस कंसंट्रेटेड बेट के बारे में बात कर लेते हैं। आप एक्विजिशन से प्लेटिना प्रोजेक्ट को खरीदने वाले हैं, तो उस प्रोजेक्ट के बारे में थोड़ा बताइए हमें कि वो क्या है और कैसे आपको उससे फ़ायदा मिलता हुआ नजर आता है। आउटर रिंग रोड में एक टेक पार्क है जो प्रेस्टीज ने बनाया है। उसमें एक बिल्डिंग है प्रेस्टीज टेक प्लेटिना, उसके 6 फ्लोर्स हम लोग खरीदने का प्रपोजल कर रहे हैं इस स्कीम के थ्रू। वो एक वेल इस्टेब्लिश्ड इंस्टीट्यूशनली ओन्ड टेक पार्क है जहां काफ़ी मल्टीनेशनल कंपनीज ऑलरेडी हैं। जेपी मॉर्गन है, एडोबी है, ओरेकल है, जूनिपर नेटवर्क्स है, और वो इंस्टीट्यूशनली ओन्ड है। तो ये स्कीम जो है ये इस प्रॉपर्टी को खरीदेगी। टेनेंट भी यूएस हेडक्वार्टर्ड आईटी कंपनी है। रेंटल यील्ड मैं आपको बता ही चुका हूँ, 9% है। 4.6 ईयर्स का लॉक इन है। तो इंडिया में जैसे लीज एग्रीमेंट साइन होते हैं, लॉक इन से पहले टेनेंट वेकेट नहीं कर सकता, अदरवाइज उसे पूरे लॉक इन टर्म का रेंट देना पड़ेगा। तो वो एक सेफ्टी है कि 4.6 ईयर। 4.6 इसलिए है कि 6 फ्लोर्स में, अलग फ्लोर्स में अलग अलग लॉक इन है। 2 फ्लोर में 7 है, एक में 5 है और बाकी 3 में 3 साल का लॉक इन है। एवरेज लॉक इन 4.6 ईयर्स का है। बट ये प्रॉपर्टी काफ़ी अच्छी है, आउटर रिंग रोड पे है, अच्छे टेक पार्क में है, यील्ड अच्छी है, लॉक इन भी इसमें काफ़ी अच्छा है। तो आई थिंक इन्वेस्टर्स इन चीज़ों को कंसिडर कर सकते हैं।
चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत धन्यवाद आज की इस चर्चा में जुड़ने के लिए और इसके बारे में और डिटेल में बातचीत करने के लिए। और हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको इसकी सफलता के लिए। तो धन्यवाद अपना महत्वपूर्ण समय देने के लिए। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। बहुत शुक्रिया जी। चलिए तो सीधे आगे बढ़ते हैं और ज़रा चलते हैं हमारे एक्सपर्ट के पास। शरद जी, आपकी नज़रों से गुजरा क्या ये रीट, और आप अगर ट्रैक किया हो, आपने अध्ययन किया हो, तो कोई टिप्पणी करना चाहेंगे इस पर? जी। तो देखिए, मैं आपको काफी पीछे ले जाना चाहूंगा। 2007-8 में अगर आप देखें तो काफी जब रीट्स आना शुरू हुए इंडियन मार्केट में, तो पीरामल के इंडिया रीट सीरीज 1 to 5 चली थी, और आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल एएमसी ने भी रीट्स लॉन्च किए थे। तो आप देखिए तो 2020 का जिस तरह का कोविड का रहा, उस दौरान आप देखेंगे उससे पहले भी 2012, 13, 14 के आसपास आप देखेंगे तो इंडिया रीट 5 फेल हुआ। वो कार बिल्डर्स बॉम्बे में एमएमआर रीजन में बस्ट हुआ, तो काफी पैसा वहां पर ट्रैप हुआ। वो आप पीरामल की बैलेंस शीट में भी देखते, राइट ऑफ हुआ काफी डेट। तो उससे क्या हुआ कि एक नेगेटिव सेंटिमेंट रीट्स को लेकर के इंडिया में बन गया। ट्रांसपेरेंसी नहीं थी बहुत ज्यादा, और डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन में भी काफी ट्रांसपेरेंसी नहीं थी, जस्ट लाइक म्यूचुअल फंड्स। तो वो कहीं ना कहीं आईसीआईसीआई के रीट्स में भी देखने को मिली। तो ओवरऑल मैं आपको क्यों ये बता रहा हूँ कि जो ओवरऑल सेंटिमेंट बना इंडियन मार्केट में रीट्स के लिए, वो हाई नेटवर्थ इन्वेस्टर्स के बीच में, क्योंकि वही बेसिकली इस तरह के इन्वेस्टमेंट व्हीकल्स को यूज करते हैं अपने फंड्स पार्क करने के लिए, या तो डायरेक्टली पार्क करते हैं या रीट्स के थ्रू पार्क करते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट आया था सिंगापुर और दूसरी कंट्रीज से, जहां पर रेंटल रीट काफी अच्छी होती है और एचएनआईज वहां पर पैसे डालते हैं। तो वो चीज चली नहीं, वो उतना इन्वेस्टर्स को उतना एम्फेटिकली उसने अपनी तरफ अट्रैक्ट नहीं किया। तो अगर एसएम रीट का जिस तरह से अप्रूवल आया है, आप देखेंगे स्मॉल एंड मीडियम केस में 9% के रेंटल रीट जिस तरह से डिस्कस हो रही है, वो एक बार समझने की जरूरत है कि 9% का रेंटल रीट कैसे आने वाली है इस पर्टिकुलर डील के अंदर। क्योंकि अगर आप बॉम्बे की क्रीम डे ला क्रीम प्रॉपर्टी को भी देख लें, क्योंकि मैं तो आई एम डीपली एम्बेडेड इन दिस मार्केट इन एमआर रीजन। सो देखिएगा यहाँ 8-8.5% के ऊपर की यील्ड नहीं है, जो वन ऑफ द बेस्ट मार्केट्स है। अगर आप एज फार एज कमर्शियल अगर आप कमर्शियल प्रॉपर्टी के हिसाब से देखें तो 9% की यील्ड कैसे आएगी देखने वाली बात है। और कितना क्लाइंट के अंदर जो पैसा देने की इंटेंट होती है वो कैसे बनेगी, क्लाइंट फेथ बिल्डिंग कैसी होगी, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये सब चीजें बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगी सब्सक्रिप्शन के लिए। एक जरूर बात है, शुरुआत हुई है, देखिए किस तरह से बाजार शेप अप होता है, किस तरह से इसको रिस्पॉन्स मिलता है, आने वाले समय में क्लाइंट्स किस तरह से इसकी तरफ जाते हैं। तो एक नया डोमेन खुलेगा, एक नया फाइनेंशियल एसेट खुलेगा क्लाइंट्स के लिए। यस, इसकी क्रेडिबिलिटी पर जरूर सवाल उठेंगे। जी, तो इसमें पैसे लगाएं या ना लगाएं, अभी अवॉइड करें? जी देखिए, अगर मैं यहाँ पर मेरे दिमाग में कई सारे सवाल रहेंगे। मैं हमेशा उस बिजनेस में पैसा डालने की कोशिश करता हूँ, एडवाइस करता हूँ जो बिजनेस मुझे बहुत क्लीन समझ में आता है। और मैं जितना क्लोजली मार्केट को ऑब्जर्व कर रहा हूँ, मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर इसको पैसा अभी देना चाहिए। एक बार आ जाए, लिस्ट हो जाए, देखिए साल 2 साल 3 साल बाजार कैसे शेप अप होता है एसएम रीट्स का, इसके बाद ही आप देखिएगा आपको एसएम रीट्स में पैसा डाल रहे हैं। तो अभी के लिए अवॉइड करने की सलाह यहाँ पर निकल करके आती हुई। चलिए, आप जरा उस आईपीओ के बारे में बात करते हैं जो अभी खुला हुआ है, मेन बोर्ड का आईपीओ, सुरक्षा का आईपीओ, सुरक्षा डायग्नोस्टिक का आईपीओ। हमने इस पर जो है काफ़ी डिटेल में मैनेजमेंट से भी बातचीत की थी शुक्रवार को। अब देखते हैं कि यहाँ पर क्या कुछ प्रतिक्रियाएं निकल के आती हैं। शौर्य के पास चलते हैं। शौर्य, हमने देखा कि शुरुआत तो काफ़ी थोड़ी ठंडी रही थी, थोड़ी सुस्त रही थी, कुछ सुधार होता हुआ दिखाई दे रहा है नंबर्स में सब्सक्रिप्शन के। जी, अभी भी अगर सुरक्षा डायग्नोस्टिक की बात करें तो कुछ ऐसा इम्प्रूवमेंट देखने को नहीं मिल रहा है, क्योंकि अगर सब्सक्रिप्शन पर नज़र डालें तो अभी भी केवल 22% ही सब्सक्राइब होता हुआ नजर आया है, बल्कि एक तरह से कहें तो 1.5 दिन का समय बीत चुका है। रिटेल का सब्सक्रिप्शन 40 टाइम्स और हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल 10%, और रिटेल 40%, ना कि 40 टाइम्स। हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल 10% और क्यूआईबी अभी बिल्कुल भी सब्सक्राइब करते हुए नजर नहीं आ रहे। ग्रे मार्केट में भी नजर डालें तो बिल्कुल भी सब्सक्रिप्शन अभी कंपनी को नहीं मिल रहा है। सर, सुरक्षा डायग्नोस्टिक ये आईपीओ खुला हुआ है और ये 3 दिसंबर यानी कल तक खुला रहेगा, और इस पर कम से कम 3 ब्रोकरेज हाउसेस की राय जो है वो अवॉइड की है। आनंद राठी का कहना है अवॉइड करें, स्वास्थ्य का इन्वेस्टमार्ट अवॉइड करें, स्टॉक बॉक्स कह रहा है अवॉइड करें।
एवीएम कैपिटल की बात करें तो करें, सब्सक्राइब तो करें, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए सब्सक्राइब करें। कैनरा बैंक का भी सब्सक्राइब करने की सलाह है, लेकिन उनका कि अपनी शर्तों पे कीजिए, कॉशन के साथ कीजिए। तो बहुत अच्छी प्रतिक्रियाएं यहाँ पर नहीं मिल रही हैं, ख़ास तौर से अभी जो एनवायरो की लिस्टिंग मिली उसके बाद से अगला आईपीओ यही था, तो रिस्पांस उतना अच्छा नहीं है। आपकी टिप्पणी क्या होगी सुरक्षा डायग्नोस्टिक को लेकर? तो मेरे दो ही यहाँ पर सबसे बड़े कंसर्न रहेंगे। एक तो जिस मार्केट में काम कर रहे हैं, वेस्ट बंगाल, बिहार, असम एंड मेघालय, वहाँ पर कैपिटा इनकम थोड़ा सा सबड्यूड है। अगर आप नंबर्स को देखें, वहां पर अवेयरनेस फॉर जेनरिक हेल्थ इज ऑल्सो नॉट अप टू द मार्क। तो किस तरह की डिमांड रहती है, बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। इसके अलावा देखिए, अगर आप यू कम टू द सेंट्रल इंडिया और टू वेस्टर्न इंडिया, वहां पर देखिए कृष्णा डायग्नोस्टिक्स है, मेट्रोपोलिस है, ऐसे बड़े प्लेयर्स हैं जो बहुत इम्पेटिकली काम कर रहे हैं। हॉस्पिटल चेन्स हैं जो बहुत अच्छे से काम कर रही हैं। और अगर आप इसके फाइनेंशियल्स भी देखें तो काफी वोलेटाइल नंबर्स हैं। अगर आप पिछले 2 साल के नंबर्स देखें, लगातार प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में एक बहुत वोलेटिलिटी देखने को मिली है। और अगर जैसा मैं देख पा रहा हूँ, अगर 2025 के अर्निंग्स को एक्स्ट्रापोलेट किया जाए तो फुल्ली प्राइस्ड इन है। जितने भी अगर आप ईयर पॉजिटिव्स भी डिस्काउंट कर लें स्टॉक के, तो थोड़ा सा मैं कंसर्न रहूंगा। तो मेरा भी इसमें अवॉइड का सलाह रहेगा। पर लिस्ट हो जाने दीजिए, एक बार का रिजल्ट आने दीजिए, फिर देखेंगे क्या करता है। ये भी अवॉइड निकल करके आ रहा है, इस पर भी राय जो है वो अवॉइड की ही है। चलिए, इस बीच बहुत सारे दर्शकों के कुछ एक सवाल हैं, वो जरा सवालों के उत्तर ले लेते हैं। रेणु जी का प्रश्न है, सर वारी एनर्जी को लेकर के कह रहे हैं आईपीओ के टाइम से है, अभी होल्ड करें या फिर प्रॉफिट बुक करें? वारी एनर्जी में अभी क्या करना चाहिए? काफ़ी ज़्यादा सब्सक्राइब हुआ था, बहुत ज़्यादा लोगों की यहाँ पर पोजीशन भी बनी हुई है। आपकी सलाह वारी को लेकर के क्या रहेगी? आज 2.5% ऊपर है। देखिए, 2500 के स्टॉप लॉस से बने रहिए। मुझे लगता है कि बहुत, या देखिए, मैं दर्शकों को कहना चाहता हूं कि एक मूड बनाइए कि आपको बहुत लंबा रहना है कि ट्रेडिंग करनी है। तो ट्रेडिंग करनी थी तो आप पहले पोजीशन काट सकते थे। अभी आप स्टॉप लॉस 2500 पे डालिए और बने रहिए। जब तक 3200 के ऊपर नहीं चलेगा, बड़ी पॉजिटिविटी नहीं आएगी। 3200 के ऊपर निकलेगा तो आपको एक 3800, जिसका 3800 के आसपास का हाई था, वो भी टूटता हुआ दिखाई देगा। वारी एनर्जी और प्रीमियर एनर्जीज के अंदर मैं बहुत पॉजिटिव हूँ। लंबे अवधि के हिसाब से अगर आप 4-5 साल के हिसाब से बनाएंगे तो ये मल्टी बैगर हो सकते हैं। वारी एनर्जी, प्रीमियर एनर्जी, लॉन्ग टर्म का व्यू लीजिए, यहाँ पर वो मल्टी बैगर हो सकते हैं। मोनू यादव जी का सवाल इसी तरह का है, दीपक बिल्डर के आईपीओ को लेकर के। कह रहे हैं आईपीओ के टाइम से होल्ड कर रहा हूँ और 2 साल होल्ड कर सकता हूँ, अभी क्या मुझे होल्ड करके बने रहना चाहिए दीपक बिल्डर के अंदर? अब चूंकि अब रेट कट की कहानी शुरू होगी, तो क्या इस तरह के शेयर पे बने रहना चाहिए या फिर दूसरी कंपनियों में का रुख करना चाहिए? आपकी राय क्या रहेगी सर? देखिए, बहुत छोटा, मैं आपको, आप 170 रुपए के आसपास अपना स्टॉप लॉस डालिए और बने रहिए। जो 200 रुपए इसका हाई था, जब वो निकलेगा तो आपको एक अच्छा मूव ऊपर की तरफ दिखाई देगा। 2 साल अब आप, बिल्कुल सही बात आपने बोली। अब यहाँ से देखिए, इंटरेस्ट रेट कट होंगे अगर, और एक विचेवर वे रियल एस्टेट के अंदर एक अच्छी डिमांड देखने को मिली है, स्पेशली इन प्रीमियम सेगमेंट। आप डीएलएफ देखिए, ओबरॉय रियल्टी देखिए, गोदरेज देखिए, ठीक है, लोधा देखिए, मैक्रोटेक देखिए, या जो भी बड़े रियल्टर्स आप देखिए, नंबर बहुत बढ़िया दिए। तो यहाँ पर देखिए, मुझे लगता है बिल्कुल 200 के ऊपर निकलेगा तो आपको और के ऊपर की भाव देखने को मिलेगा। 2 साल के हिसाब से आप होल्ड कर सकते हैं। ठीक है, 2 साल के लिहाज से आप होल्ड कर सकते हैं। पूर्णेंदु मिश्रा जी ने 100 रुपये भेजे हैं और वो कह रहे हैं, एक तो एनटीपीसी ग्रीन में क्या करना चाहिए, और क्या एनटीपीसी ग्रीन के आईपीओ के बाद एनटीपीसी में बाय करना सही रहेगा या नहीं? तो एक तो वो लोग जो जिनके पास एनटीपीसी ग्रीन की सर लिस्टिंग जो हुई है उसके बाद से अभी तक शेयर पड़े हुए हैं, उनके लिए राय। और दूसरा, क्या एनटीपीसी निवेश के लिहाज से बेहतर शेयर होगा क्या? अभी छोड़ दीजिए एनटीपीसी को, बिल्कुल 50 एक्सपेंशन मूविंग एवरेज के आसपास है। मैं आपको एक लेवल दे देता हूँ, उसके ऊपर निकल जाए बिल्कुल बाय कर लीजिएगा। 358 का भाव है, 370 के ऊपर निकल जाए बिल्कुल आप खरीद के छोड़ दीजिएगा। उस स्थिति में आपका स्टॉप लॉस हो जाएगा 355। जो पुल बैक आएगा वो 400 रुपए तक आएगा। 400 के ऊपर सस्टेन कर जाए तो अपना ऑल टाइम हाई भी तोड़ेगा। 450 के आसपास का 486 के भाव दिखेंगे। 6 महीने का समय दीजिएगा। 6 महीने का समय देना होगा। एक और शेयर जो आईपीओ जो हाल फिलहाल में लिस्ट हुआ है, जिस पर सवाल है, वो है अपर सर्किट जी का, एफकॉन्स को लेकर के। एफकॉन्स इनके पास 470 पे पड़े हुए हैं, कह रहे हैं स्टॉप लॉस क्या होना चाहिए, यहाँ पर टारगेट क्या होने चाहिए, अभी होल्ड कर रहे हैं, तो इनके लिए क्या सलाह रहेगी आपकी? साहब, अभी पोजीशन काट दीजिए, आप आज ही पोजीशन काट दीजिए। बार 220 हुआ है, दोबारा खरीदिएगा 500 रुपए, 505 के ऊपर।
तो 505 के ऊपर निकल जाएगा फिर खरीद लीजिएगा। ऐसा क्या है, 505 के ऊपर सेटल हो जाने दीजिए, 2-3 दिन सेटल हो जाए, खरीद लीजिएगा, तो आपको दोबारा 560 तक का मूव देखने को मिलेगा। जी ठीक है सर। एक दर्शक हमारे हैं, मतलब क्या ही कहा जाए, कह रहे हैं जितेंद्र दत्ता जी सर आपको मनी 9 की कसम, सिर्फ एक सवाल ले लीजिए। अरे इसमें कसम देने वाली कोई बात नहीं है सर, आप ही लोगों का कार्यक्रम है, आप ही लोगों के सवाल जो है डिस्कस कर रहे हैं। क्रेडिट ग्रामीण को बाय करने की ये चाह रहे हैं कि अभी क्या मुझे क्रेडिट ग्रामीण को बाय करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, और कसम वसम मत दिया कीजिए जितेंद्र जी। चलिए जितेंद्र दत्ता जी का प्रश्न है सर, तो क्रेडिट ग्रामीण को लेकर के आपकी टिप्पणी जानना चाहते हैं। तो आपने कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ तो पता है सर। देखिए अगर आप देखेंगे तो अप्रैल 2022 के बाद ये जो जोन है 850 870, ये जोन तोड़ा नहीं क्रेडिट एक्सेस ग्रामीण ने, वहीं पर ट्रेड कर रहा है। तो अगर सस्टेन कर जाए, कहीं 915 के ऊपर निकल जाए, 870 का भाव है, 915 के ऊपर निकल जाए, बिल्कुल खरीदिएगा, रिस्की कॉल रहेगा, लेकिन खरीद के छोड़ दीजिएगा। हो सकता है बहुत अच्छा चला तो आपको 1100 रुपए तक के 1150 तक के भाव भी देखने को मिल सकते हैं। ठीक, इस सेगमेंट को समाप्त करें, अगले सेगमेंट का रुख करें सर। राम शंकर वर्मा जी का आखिरी सवाल ले लीजिए। कह रहे हैं सर कॉपी पेस्ट कर कर करके थक गया हूँ, सवाल नहीं लिया गया है। कह रहे हैं कि नमस्कार विपुल जी और शरद जी, कह रहे हैं सर मैंने आइनॉक्स विंड के शेयर लिए हुए हैं, 590 शेयर इनके पास हैं, 241 के भाव पर इन्होंने ख़रीदा हुआ है। कह रहे हैं कि बहुत लॉस हो रहा है, एवरेज किस प्राइस में करना चाहिए, अब ये जानना चाह रहे हैं। आइनॉक्स विंड का जिक्र भी आपने किया था और आपके रडार पर ये शेयर है, अभी ये एवरेज करना चाह रहे हैं, क्या करंट भाव पे एवरेज करना चाहिए या थोड़ा वेट करके? तो देखिए अगर आप छोटी अवधि के हिसाब से तो 210 के ऊपर एवरेज कीजिएगा, 200 रुपए का भाव है, 210 में स्थिर कर जाए, एवरेज कर जाएगा, आपको 300 रुपए तक के भाव जल्दी ही देखने को इसके अंदर मिल जाएंगे। तो आपको करना क्या, 180 पर एक स्टॉप लॉस लगाना, 180 के नीचे खिसक जाए तभी आप इसको बेचेगा, 210 के ऊपर एवरेज कीजिएगा 300 रुपए के टारगेट के। ठीक, चलिए तो इसी के साथ करते हैं हमारे इस खास सेगमेंट को यहीं पर समाप्त। वाह क्या आईपीओ है।